LLB 3 ईयरली कोचिंग फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लेक्चर 4। प्रश्न ये है, भारत के संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में वर्णित संविधान के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या प्रस्तावना अथवा उद्देशिका संविधान का अंग है? क्या उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है? उत्तर इस प्रकार है। वेंकटरमन व कमिश्नर ऑफ पुलिस AIR 1951 मेट 1015 में कहा गया है कि एक संविधान की प्रस्तावना को उसके लिए एक योजना के रूप में समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं का विचारों की जाननी कुंजी है। प्राय प्रत्येक अधिनियम के आरंभ में एक प्रस्तावना दी जाती है जिसमें उन उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए वह अधिनियम पारित किया जाता है। भारतीय संविधान के आरंभ में भी एक प्रस्तावना दी गई है जो संविधान का उद्देश्य बताती है। भारतीय संविधान की उद्देश्य का निम्न प्रकार वर्णित है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य। उक्त प्रस्तावना का विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान की इमारत उद्देशिका में प्रविष्ट निम्नलिखित मूल तथ्यों से बनी है जो संविधान के विभिन्न उद्देश्यों को प्रकट करती है। नंबर 1, हम भारत के लोग। इन शब्दों से यह अर्थ निकलता है कि भारतीय जनता ने ही इस संविधान को निर्मित किया है, अतः भारतीय संघ का कोई एक राज्य या राज्यों का समूह न तो संविधान को खत्म कर सकता है और न संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। हम भारत के लोग ही इस संविधान के निर्माता हैं तथा किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हैं। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य से मतलब यह है कि भारत आंतरिक और बाहरी दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन अब नहीं है। भारत के नागरिकों में ही भारतीय राजसत्ता निहित है और न कि किसी विदेशी सत्ता के अंतर्गत। नंबर 3, लोकतंत्रात्मक राज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य से तात्पर्य है कि भारत सरकार की शक्ति स्रोत जनता है। प्रजातंत्र का अर्थ जनता को जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित की गई सरकार से है। देश का शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं जो पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने प्रतिनिधि MP MLA जो होते हैं चुनने का अवसर मिलता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी जो धर्म का है हर किसी को अपने अपने धर्म की मान्यता मानने की पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी अपने धर्म के अनुसार आचरण, प्रचार प्रसार अपने धर्म का सब कुछ कर सकता है। समाजवादी राष्ट्र शब्द भी से तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय सेवाएं, संपत्ति एवं साधनों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा तथा धन पर केवल कुछ ही लोगों का नियंत्रण न होकर पूरे समाज का नियंत्रण होगा। राज्य की अखंडता। प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में अखंडता शब्द को पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में भारत की अखंडता का ही हित सबसे ऊपर है। गणतंत्र राज्य। गणतंत्र शब्द का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा नहीं है कि एक राजा का बेटा ही फिर राजा बनेगा। भारत का राष्ट्रपति अब भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु उसका प्रयोग वे मंत्रिमंडल की सलाह से ही कर सकते हैं। प्रस्तावना की जड़ एवं महत्व। प्रस्तावना का मूल। प्रस्ताव में
उद्देशिका का कोई वैधानिक महत्व नहीं है, किंतु इसका महत्व उस समय होता है जब संविधान की भाषा इतनी अस्पष्ट और संदिग्ध होती है तो उसका अर्थ समझ में ही ना आवे। तो ऐसी अवस्था में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। मैसर्स बुराकर कावा यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1961 SC 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यद्यपि किसी एक्ट में प्रयुक्त उपबंधों के अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, फिर भी किसी विधेयक के स्पष्ट प्रावधानों को भले ही वे प्रस्तावना की शर्तों के प्रतिकूल दिखाई देते हों, प्रभावकारिता प्रदान की जानी चाहिए। अतः किसी भी अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान प्रस्तावना पर प्रभावी होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना का कोई कानूनी महत्व नहीं है, फिर भी संविधान निर्माताओं के अनुसार यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती है। नंबर 1, संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है। नंबर 2, संविधान का उद्देश्य क्या है। और नंबर 3, संविधान के लागू होने की तारीख क्या है। संविधान का उद्देशिका के अनुसार संविधान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिलाना है। नंबर 1, न्याय। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से नागरिकों को न्याय दिलाना है। नंबर 2, स्वतंत्रता। अपने मत की, अपने विश्वास की, अपने धर्म की, अपने विचार की, अपने कुछ कहने की स्वतंत्रता समस्त भारत के नागरिकों को दिलवाना जो है संविधान का उद्देश्य है। समानता का पद और अवसर, नौकरी आदि सभी प्रकार के समानता का अधिकार और बंधु बांधवता, व्यक्ति की महिमा और राष्ट्र की एकता हेतु संविधान में उक्त तथ्यों को कायम रखने के लिए व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्ति के साथ साथ ऐसी बंधुत्वता कायम रखने का उपाय किया गया है जिससे सांप्रदायिकता न पनपे, जातीयता न पनपे, भाषा एवं प्रांतीयता के विचार न पनपे। डॉक्टर D.D. बसु के अनुसार प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि वह जन जन के मन में बंधुत्व की भावना को जागृत करने में सफल हो सके। प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि वह एक मातृभूमि की संतान है और उन्हें एक दूसरे के प्रति स्नेह, साहचर्य और सहयोग की भावना के साथ रहना है। गोलकनाथ व स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1643 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना के क्षेत्र और उद्देश्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रस्तावना में संविधान के आदर्श और आकांक्षाएं संकलित होती हैं। प्रस्तावना केवल एक विशेष टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसका संपूर्ण उद्देश्य संविधान में वर्णित होता है। संविधान द्वारा विभिन्न इकाइयों का जन्म होता है, जैसे केंद्र, राज्य और केंद्र शासित राज्यों की इकाइयाँ। यह सरकार की शक्ति के तीनों अंगों को निर्मित करती है, जैसे विधायिनी, कार्यकारिणी और न्यायपालिका। यह उनके क्षेत्र अधिकारों की सीमा निर्धारित करती है तथा यह आशा करती है कि वे अपने अधिकारों के प्रयोग में एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। संविधान द्वारा निर्मित कई प्राधिकारी सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। समस्त प्राधिकारी देश की विधि के अधीन कार्य करते हैं तथा संविधान में विधि के शासन का उपबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को उद्देशिका में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती व बनाम केरल राज्य AIR 1973 जजमेंट में यह निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं किया जा सकता है। अतः जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस उक्त जजमेंट को नहीं बदलेगा तब तक यह संदेहात्मक है कि क्या ऐसा संशोधन संवैधानिक होगा या नहीं। इसके आगे, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1960 सुप्रीम कोर्ट 845 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की प्रेरणा तत्व भले ही कहा जाए, किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता है।
इसके ना रहने से संविधान के मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह ना तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और ना ही उस शक्ति को किसी भी भांति निर्बंधित, नियंत्रित या संकुचित करती है। किंतु हाल ही में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461 में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यदि किसी अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो उसकी व्याख्या करते समय प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य के संदर्भ में उसका सहारा लिया जा सकता है। इति